हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि आज 7 फरवरी से हम क्रैश कोर्स को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि ये जो क्रैश कोर्स होगा वो सब्जेक्ट वाइज होगा। और इस क्रैश कोर्स में हम एक तो उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस यानी कि यूपी पीएससी, यूके पीएससी और 67 बीपीएससी उसके प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स है वो आपके पास प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, यानी कि प्री को ध्यान में रखकर, प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर ये क्रैश कोर्स कराया जाएगा। और ये सब्जेक्ट वाइज होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके पास पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट को इसमें अच्छे से कराया जाएगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक वीडियो अपना ये चलेगा और उसके बाद फिर करंट अफेयर्स है नेशनल लेवल का, 2021 का पूरा एक साल का करंट अफेयर्स कराएंगे और 2022 का जो करंट अफेयर्स है वो कराएंगे। और फिर स्टेट के जो स्टेट से संबंधित जो स्पेशल होता है उसे कराया जाएगा और स्टेट के करंट अफेयर्स को कराया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों बस जुड़े रहिए आप और लगातार क्लास को कंटिन्यू कीजिए, जिससे आप। और हाँ, एक बात और मैं बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये जो क्रैश कोर्स है, ये आपका पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में तो आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करता है या कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है या सुपर टैट की तैयारी कर रहा है या सी टैट की तैयारी कर रहा है या आपके पास और अन्य किसी आपके पास एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो हर एग्जाम में ये आपका क्रैश कोर्स आपकी मदद करेगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपना क्रैश कोर्स। अपना जो क्रैश कोर्स है, जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट जो है मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने ये क्लास मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करी है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपके पास क्लास नंबर 1 जो है ये भारत में यूरोपियों के आगमन, यानी कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है, यूरोपियों के आगमन से शुरू होता है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री ही शुरू क्यों किया, क्योंकि ज़्यादातर अब आप देख रहे हो कि जिन 3 स्टेट को हम लेकर चल रहे हैं, तो पहले तो यहाँ पर हमें सरकार को भी देखना होता है। और अब जैसे एग्जाम के पैटर्न को देखा जा रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा मतलब है एग्जाम को क्रैक करना, कोशिश करना कि आप अपने एग्जाम में सफल हो। तो हम क्या काम करेंगे, पहले मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसके बाद आपके पास जो एसेंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है, उसे पढ़ेंगे। लेकिन पहले इसे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा पोर्शन आता है। ठीक है, तो पहला अपना टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी आई थी वो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुर्तगालियों को। ठीक है नहीं, और क्रम वाइज मैं आपको करा रहा हूं और क्रम वाइज ही आपको याद भी रखना है। तो देखो, आपके पास सबसे पहले जो कंपनी आई वो पुर्तगाली है। पुर्तगाली में भी आपके पास 1498 ईस्वी में आपके पास वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। ठीक है नहीं, जिसने भारत की खोज की, ऐसा बोला जाता है। लेकिन भारत की खोज नहीं की उसने, केवल भारत आने का रास्ता उसने जो है खोजा। ठीक है नहीं, क्यों? क्योंकि भारत तो पहले से ही आपके पास खोज कोई अलग नहीं था, भारत तो पहले से ही एक भूखंड था। ठीक है नहीं, बस वास्को डी गामा ने भारत आने का, यूरोप से भारत आने का एक मार्ग की खोज की। ठीक है नहीं, क्योंकि भारत तो पहले से ही जो है एक स्थापित आपके पास स्टेट था। उसमें आपके पास, इसमें देखो कंपनी, पहले तो हमें याद रखना है कि पुर्तगाली भारत में कब आए। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया सबसे पहले। उसके बाद पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था ये याद रखना है। ये कोर्स प्री ओरिएंटेड कोर्स है, इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसमें जो प्री से संबंधित क्वेश्चन है उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था, एस्ते दो द इंडिया। इसकी कंपनी का नाम याद रखना है, एस्ते दो द इंडिया। और 1498 वास्को डी गामा भारत आया, ये याद रखना है आपको। जब वास्को डी गामा भारत आया तो उतरा कहाँ, तो वास्को डी गामा जब भारत आया तो कालीकट के तट पर ये उतरा। आपके पास केरल के साइड कालीकट का तट है और वहाँ का जो शासक था जिमोरिन, वहाँ का शासक जिमोरिन था, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और वास्को डी गामा की मदद किसने की, तो मदद की आपके पास एक अहमद मजीद नाम से गुजराती कोई आपके पास नाविक था, उसने वास्को डी गामा की मदद की। ठीक है नहीं, उसके बाद
ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। ये आपको वन लाइनर की फॉर्म में मैंने सब क्वेश्चन आंसर कराए हैं, क्वेश्चन आपके पास, और यही क्वेश्चन आप कर लोगे तो आप एग्जाम में बेहतर कर पाओगे। तो हमने पढ़ा कि कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया, हमने पढ़ा कौन सबसे पहला भारत में आया पुर्तगाली, वास्को डी गामा, कब आया 1498 ईस्वी में। फिर हमने पढ़ा कि किसने हेल्प की उसकी मार्ग दिखाने में, तो एक गुजरात के आपके पास नाविक थे अहमद मजीद, उन्होंने हेल्प करी। और उस समय कालीकट जब वास्को डी गामा उतरे तो वहाँ का शासक कौन था? तो जिमोरिन वहाँ का शासक था, ठीक है नहीं। जो पुर्तगाली आए उनका प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो मसालों के व्यापार करना था, ठीक है नहीं। और 1503 ईस्वी में उन्होंने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया। तो अगर क्वेश्चन आता है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो कोचीन में 1500, और कोचीन कहाँ है? ये आपका केरल में, ठीक है नहीं। तो कोचीन केरल में है, आप याद रख लोगे। पुर्तगाली जो कंपनी थी उसका पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर उसका आपके पास फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा, पुर्तगाली पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। और इस आपके पास इसने 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्की और गुजरात, इन तीनों के शासक से 1508 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ, 1508 में, और जिसे चोल का युद्ध कहा गया। इसमें यह पराजित हुआ, तीनों सेनाओं ने, मिस्र की और तुर्की और गुजरात की सेनाओं ने इसे पराजित किया। लेकिन 1509 ईस्वी में यह पुनः इन तीनों सेनाओं को पराजित कर देता है, ठीक है नहीं। लेकिन भारत में जो वास्तविक शक्ति, जो पुर्तगाली जो आपके पास कंपनी है या पुर्तगाली सत्ता है, उसका वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक आपका अलबुकर्क को माना जाता है। ये दूसरा गवर्नर जनरल था पुर्तगाली कंपनी का। तो भारत में जो आपके पास पुर्तगाली सत्ता को स्थापित किया, भारत में पुर्तगाली जो कंपनी को दृढ़ता प्रदान की, वो अलबुकर्क ने की। और भारत में आपके पास जो होर्मुज स्टेट है, जो सऊदी अरब के और ईरान की मतलब मिड में पड़ती है, इधर ये होर्मुज स्टेट, और उधर मलक्का स्टेट जो मलेशिया के पास में पड़ती है। तो इन दोनों स्टेटों तक जो है पुर्तगालियों का समुद्री व्यापार पर एक प्रकार से कब्जा था, ठीक है नहीं। और वो किसके टाइम में? अलबुकर्क के टाइम में, यानी कि हिंद महासागर में पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने में और उधर अरब सागर में भी, ठीक है नहीं, पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने में इसका बड़ा योगदान रहा। और इससे संबंधित है कि ये बात कही जाती है कि इसने जो पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए पुर्तगाली जो सैनिक हैं उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप भारतीय स्त्रियों से विवाह कीजिए, ठीक है नहीं। भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए इसने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया ताकि पुर्तगाली जो कम्युनिटी है उसे भारत में बढ़ाया जा सके, ठीक है नहीं। उसके बाद पुर्तगालियों की एक बड़ी फेमस नीति थी ब्लू वाटर नीति, बड़ी फेमस नीति थी पुर्तगालियों की ब्लू वाटर नीति। इसमें और इसे शांत जल की नीति भी कहा जा रहा होता है। तो ब्लू वाटर या शांत जल यानी कि समुद्र से संबंधित नीति, इसमें क्या था कि पुर्तगाली से यह कहा गया कि अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए आपको दुर्गों का निर्माण करना है और हिंद महासागर के व्यापार पर आपके पास नियंत्रण भी आपको स्थापित करना है, ठीक है नहीं। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि ब्लू वाटर नीति किस यूरोपीय कंपनी से संबंधित है या किस यूरोपीय सत्ता से संबंधित है, तो पुर्तगालियों से। इसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है। और इसका मकसद क्या था कि पुर्तगाली अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण करेंगे, छोटे छोटे कंपनी, मतलब आपके पास अपने दुर्ग का मतलब होता है कि फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे, वही दुर्ग होते थे, वहीं पर वो रहते भी थे और व्यापार से संबंधित गोदाम भी उनके यहाँ थे। और हिंद महासागर का जो व्यापार है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है नहीं। फिर एक इनकी और पद्धति थी कार्टेज आर्मेड़ा पद्धति। कार्टेज आर्मेड़ा पद्धति, इसमें क्या था? इसमें यह था कि हिंद महासागर में व्यापार के लिए परमिट लेना पड़ता था। तो एक पद्धति थी कार्टेज आर्मेड़ा पद्धति, पुर्तगालियों की बड़ी दो काफी महत्वपूर्ण पद्धति थी। तो इसमें क्या होता था कि हिंद महासागर में जो भी अगर अन्य कोई भी आपके पास यूरोप के देश के लोग व्यापार करते थे तो पुर्तगाली इस संधि के तहत उनसे कर वसूलते थे, उन्हें परमिट के माध्यम से एक प्रकार से हिंद महासागर में व्यापार की क्या देते थे, उन्हें इजाजत देते थे। तो हमने दो इनकी नीतियां पढ़ी, एक आपके पास ब्लू वाटर नीति हिंद महासागर व्यापार पर नियंत्रण के लिए, और एक आपके पास कार्टेज आर्मेड़ा पद्धति हिंद महासागर में जो भी व्यापार से संबंधित परमिट जारी करने के लिए, ठीक है नहीं, ताकि जो व्यापार को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद बात करते हैं कि पुर्तगाली जब भारत में आए आपके पास, ठीक है नहीं, पुर्तगाली जब भारत, ये पद्धति है लिखा हुआ नीचे ये, ठीक है नहीं, ये पद्धति है, आप समझ जाना। पुर्तगाली जब भारत में आए तो
पुर्तगालियों की भारत को देन क्या रही है? तो भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की भारत को देन है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो की गई पुर्तगालियों ने की, और जहाज निर्माण की जो प्रणाली को स्थापित किया भारत में वो भी पुर्तगालियों ने किया। उसके बाद भवन निर्माण की गोथिक शैली, ये ध्यान कर लेना, नव गोथिक शैली अंग्रेजों की आपके पास देन है भारत में, लेकिन गोथिक शैली से जो भी आपके पास भवन का निर्माण करवाया वो पुर्तगालियों ने कराया, ठीक है नहीं। उसके बाद आता है अलबुकर्क, जो पुर्तगाली शासक था, अलबुकर्क या गवर्नर था भारत में, उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये कि आपके पास किस सुल्तान से गोवा को छीना, अलबुकर्क ने या पुर्तगालियों ने? तो यूसुफ आदिल शाह को, ठीक है नहीं, शाह से गोवा छीना, और फिर इसने ही, अलबुकर्क ने ही गोवा को पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बनाया, ठीक है नहीं। तो अगर आता है क्वेश्चन कि गोवा को पुर्तगाली शक्ति का केंद्र किसने बनाया, तो अलबुकर्क ने, ठीक है नहीं। उसके बाद अलबुकर्क से अगला जो गवर्नर आता है पुर्तगाली, उसे बोला जाता है नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा जो है उसने गोवा को औपचारिक राजधानी बनाया, यानी गोवा को पूर्ण तरीके से पुर्तगाल की राजधानी बना दिया। भारत में जो पुर्तगाली कंपनियां थी, ठीक है नहीं, भारत में जो पुर्तगाली कंपनी थी उसकी एक औपचारिक राजधानी बना दिया। फिर मुगल शासक एक अकबर, ये भी एक पॉइंट नोटेड है कि भारत का किस मुगल शासक को पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ा? तो मुगल शासक अकबर को पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ा। एक बार अकबर के मन में ये इच्छा हुई कि हम देखते हैं समुद्र कैसा है, तो जब अकबर समुद्र में गए तो उन्हें पुर्तगालियों से, ठीक है नहीं, परमिट लेना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पुर्तगाली कार्टेज अल्मेडा पद्धति लेकर आए थे, जो हिंद महासागर में जो व्यापार से संबंधित चीजें होती थी उन्हें जहाजों को परमिट लेना पड़ता था। तो अकबर भी एक बार ये घूमने गए कि देखते समुद्र कैसा है, तो उस समय इन्हें पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ा। तो आपको अकबर का नाम भी याद रखना है और कंपनी का नाम भी याद रखना है कि ये क्वेश्चन आता है कि किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों से परमिट लिया, या वो कंपनी कौन थी जिसने मुगल शासक अकबर को परमिट देने के लिए बाध्य किया, ठीक है नहीं। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। उसके बाद आता है कि अकबर के दरबार में दो पुर्तगाली, देखो अकबर जो है वो थोड़ा सा सहिष्णु था, आपके पास थोड़ा सा सभी धार्मिक प्रवृत्ति को मानने वाला था। तो उनके दरबार में जो दो पुर्तगाली जो आपके पास संत थे, एक संत मानसरेट और एक संत एकावीवा, ये दो पुर्तगाली पादरी थे, ये अकबर के दरबार में आए, ठीक है नहीं। अगर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन अकबर के दरबार में आने वाले ईसाई संत थे या आपके पास पुर्तगाली थे, तो आप आराम से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपको ये बात याद रखनी है कि 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली को छीना, यानी कि शाहजहां जो था आपके पास जहांगीर का लड़का, उसने हुगली को 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों से छीना। और उसके बाद 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने चटगांव, जो बांग्लादेश में पड़ता है चटगांव, अब इस समय बांग्लादेश में है, तो आपके पास औरंगजेब ने, शाहजहां का जो लड़का औरंगजेब था, उसने 1686 ईस्वी में चटगांव को पुर्तगालियों से छीना। तो ये 1 लाइनर में क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, पीसीएस में पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों का भारत में सबसे पहला दुर्ग कहाँ था, या सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में, जो भारत में केरल में पड़ता है। पुर्तगाली का पहला दुर्ग था ये आपके पास, और किस शासक ने की थी? आपके पास अलबुकर्क ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक आपको याद रखना है कि पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? कुन्नूर में, जो तमिलनाडु में पड़ता है। और पुर्तगाली एशियाई देशों के से जो व्यापार करते थे उसके लिए किस बंदरगाह का यूज करते थे व्यापार के लिए? तो नागपट्टनम का, नागपट्टनम जो बंदरगाह है उसका यूज करते थे पुर्तगाली एशिया में व्यापार करने के लिए। उधर वाले जो एशिया है, भारत से इधर मलेशिया है या इंडोनेशिया, इधर के साइड के, ठीक है नहीं। लेकिन आपके पास पुर्तगालियों ने जो बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह था, तो चटगांव को महान बंदरगाह कहा। यह क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा? तो चटगांव को। एक आपके पास 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा जो है आपके पास गवर्नर जनरल था, उसने दमन और दीप को पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में ला दिया, ठीक है नहीं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दमन और दीप को पुर्तगालियों ने कब अपने अधीन किया, तो 1530 में। किस गवर्नर जनरल ने? नीनो डी कुन्हा ने, ठीक है। उसके बाद
गोवा है, दमन द्वीप, हुगली, अन्य जगह भी व्यापारिक कोठियां थी पुर्तगालियों की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कि जब पुर्तगाली इतने आपके पास सक्षम थे, हिंद महासागर में, अरब सागर में भी उनकी नौसेना इतनी मजबूत थी, तो उनके मतलब पतन के कारण क्या रहे? तो पुर्तगालियों के पहले पतन का कारण ये है कि उन लोगों ने ईसाईकरण पर ज़्यादा बल दिया। यहाँ पर आपके पास जो रिलीजन के कन्वर्जेशन पर ज़्यादा बल दिया, यानी कि धर्म परिवर्तन पर, और यहाँ आपके पास ईसाई धर्म को के प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा काम किया। इसलिए भारतीय लोगों के मन में वो इतनी जगह नहीं बना पाए जितनी अंग्रेज बना पाए थे। ठीक है नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने धर्म प्रचार में उस लेवल पर काम नहीं किया जितना पुर्तगालियों ने किया, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो धर्म से हम लोग बहुत नज़दीकी रूप से जुड़े रहते हैं। इसलिए जो पुर्तगाली हैं वो ईसाईकरण पर ज़्यादा बल देते थे, तो हम लोग जो भारतीय लोग थे उनका उन्हें मोरल सपोर्ट नहीं मिल सका। ठीक है नहीं। उसके बाद समुद्री लूटपाट, जैसा कि मैंने बताया आपको, हिंद महासागर के व्यापार पर कंट्रोल रखते थे ये। तो समुद्र में अगर कोई जहाज इनकी बिना अनुमति के जाता था तो उसे लूट लेते थे। तो उससे क्या होता था, आसपास की जो सैन्य यूरोपीय शक्तियाँ थीं और भी जो व्यापार के लिए भारत आई, या भारत के जो भी राजा महाराजा थे, जो सीमावर्ती इलाकों के राजा महाराजा थे, जो समुद्र के से जिनकी सीमा लगती थी, उनसे उनका टकराव होता रहता था। और तीसरा ये है कि स्पेन द्वारा पुर्तगाल पर अधिकार, क्योंकि पुर्तगाली कंपनी भी यूरोप की थी और स्पेन के पास ही पुर्तगाल पड़ता है, तो स्पेन देश ने पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया। क्योंकि एक बात मैंने यहाँ लिखी थी कि पुर्तगाली कंपनी ये सरकारी कंपनी थी, ये बात यहाँ लिखी हुई है, आप देख लेना। पुर्तगाली कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, क्योंकि स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार हो गया तो सरकार से फिर कंपनी को ज़्यादा मदद नहीं मिल पाई, तो वो भी एक पतन का कारण है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, जो पुर्तगालियों का एक आपके पास फ्रेंडली स्टेट था, उसका भी जो पतन हो गया आपके पास, तो इसलिए भी पुर्तगालियों का पतन जो है वो सुनिश्चित हुआ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया वन लाइनर की फॉर्म में पुर्तगालियों का एक मतलब होल एरिया में पुर्तगालियों से संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब पुर्तगालियों के बाद जो सत्ता आती है, जो मतलब कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए, उसके बाद आती है डच कंपनी, जो नीदरलैंड या हॉलैंड से संबंधित रखती है। ठीक है नहीं, और इस कंपनी का नाम देखो, कंपनी के नाम जरूर याद रख लेना, क्योंकि मैचिंग वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। या तो क्रम वाला आएगा तो कंपनियों का क्रम पूछेगा कि भारत में आने का क्रम, मैचिंग पूछेगा तो कंपनियों के नाम दे देगा, फिर उनके आगे देशों के नाम दे देगा। ठीक है नहीं, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं मैचिंग के। उसके बाद डच जो आए वो नीदरलैंड या हॉलैंड से आए। कंपनी का नाम क्या था? बेरिंग द ओस्ट इंडिस कंपनी, बेरिंग द ओस्ट इंडिस कंपनी। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कंपनियों के नामों को एस्तातो दी इंडिया, ठीक है नहीं, तो द इंडिया यहां से रख सकते हो, यहां से इंडिस ओस्ट इंडिस कंपनी, ओस्ट यानी कुछ कीवर्ड याद रख लो। ठीक है नहीं, उससे फिर आपको अंदाजा लग जाएगा। डचों के बारे में कहा जाता है कि ये कंपनी ऐसी थी, ये अपनी जो भी इसमें कंपनी के डायरेक्टर थे सबसे ज़्यादा लाभांश देती थी, 18%, यानी व्यापार में जो भी लाभ होता था उसका 18% ये अपने डायरेक्टर्स में बांटती थी सबसे ज़्यादा। और हाउटमैन पहला डच था जो आपके पास भारत मतलब इंडोनेशिया में आया, सुमात्रा में, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में या इधर की साइड आया। मुख्यालय क्या था डच कंपनी का? बाटविया, इंडोनेशिया में। मसाले के व्यापार पर इनकी ध्यान था ज़्यादा, तो इंडोनेशिया में जो बाटविया है वो इन्होंने मुख्यालय आपके पास बनाया। फिर उसके बाद पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1605 ईस्वी में स्थापित की। और डच जो कंपनी है आपके पास 1602 ईस्वी में ये डच कंपनी आई, लिखना चाहे लिख सकते हैं, 1602 ईस्वी में ये भारत में आए। ठीक है नहीं। उसके बाद भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र इन्होंने बनाया। भारत से जो भी भारतीय वस्त्र निर्यात किए गए सबसे ज़्यादा वो डचों के द्वारा किए गए, भारत को एक एक्सपोर्ट हब इन्होंने बनाया। उसके बाद कोरल मंडल तट से अपना व्यापार करते थे और बंगाल के तट से व्यापार करते थे। उसके बाद है आपके पास पश्चिम देशों में मालाबार तट। देखो कि भारत में जो केरल का तट है वो मालाबार तट कहा जाता है, और जो तमिलनाडु वाला तट है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। तो अगर ये वेस्टर्न देशों को व्यापार करते थे तो मालाबार तट से एक्सपोर्ट करते थे, और अगर एशिया में अन्य देशों को करते थे तो आपके पास कोरोमंडल तट से, ठीक है नहीं, तमिलनाडु की साइड से। 1759 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, बेदारा का युद्ध, जो अंग्रेजों के और डचों के बीच हुआ, और इसमें डचों की हार हुई, अंग्रेज जीते। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने, जो एक किलर था। और इन धीरे धीरे इन युद्धों से क्लाइव की ख्याति होने लगी। ठीक है नहीं। पुलिकट में इन्होंने, पुलिकट तमिलनाडु के इधर पड़ता है, आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु के बीच में, आपने देखा होगा, वहां पर इन्होंने पैगोड़ा नाम के सिक्कों का प्रचलन कराया।
उसके बाद व्यापार, इनकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो कार्टेल पद्धति पर आधारित थी। कार्टेल पद्धति क्या थी? सहकारिता का भाव, यानी कि आपके पास सहकारिता का मतलब मिलजुल कर आपके पास काम करना। तो इनकी जो व्यापारिक पद्धति थी वो सहकारिता पर आधारित थी। और बंगाल में जो पीपली स्थान है वो उनका एक व्यापारिक केंद्र था, बंगाल में पीपली। लेकिन नागापट्टनम है, चिंसुरा है, या मसूलीपट्टनम है, कोचीन है, आगरा, वो भी इनके अन्य व्यापारिक केंद्र थे। तो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि डचों के, मैंने आपको पुर्तगालियों के बारे में बताया, डचों के बारे में बताया, और फिर हम अब पढ़ेंगे आपके पास अगला जो व्यापारिक कंपनी आती है, यूरोपीय कंपनी, वो आती है ब्रिटिश, ठीक है नहीं। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और फिर उसके बाद डच आते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन तीसरे नंबर पर जो आपके पास महत्वपूर्ण कंपनी भारत में व्यापार करने की आती है वो आती है आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत पर न केवल व्यापार के लिए भारत में आई बल्कि भारत के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया और भारत पर 200 वर्षों तक लगभग शासन किया, ठीक है नहीं। तो हम पहले पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी आपके पास भारत में जब वो व्यापार करने के लिए आए, कैसे कैसे उनका व्यापार गिरो हुआ और कैसे कैसे उन्हें मान्यता मिली, या कौन कौन से फैक्ट उनके बारे में तथ्य हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात करूं तो 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर दल द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1599 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जब उसका नाम उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, ठीक है नहीं। तो मर्चेंट एडवेंचर दल द्वारा इसकी स्थापना की गई। और सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इस कंपनी को भारत के नहीं पूर्व के देशों के साथ, जिसमें भारत भी शामिल था, व्यापार करने की अनुमति दे दी गई, ठीक है नहीं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो सन 1608 ईस्वी है, सन 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम, जो एक मतलब आपके पास ब्रिटिश जो राजा थे उस समय, उनके टाइम पर आपके पास ये राजकुमार थे जेम्स प्रथम। तो इन्होंने विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए भेजा। तो 1608 में, यानी 1600 ईस्वी में पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली भारत के साथ या पूर्व के देशों के साथ। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम जो वहाँ के राजकुमार थे, उन्होंने जो है आपके पास विलियम हॉकिंस को, जो उनका राजदूत था, जहांगीर के दरबार में व्यापार करने के लिए भेजा। उसके बाद कंपनी की स्थापना के समय भारत में उस समय जो मुगल ये नोट करके मैंने लिखवाया कि जब कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय मुगल शासक कौन थे? तो अकबर थे। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पास विलियम हॉकिंस आए जहांगीर के समय पर, ठीक है नहीं। तो कभी आपके माइंड में ये कंफ्यूजन हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल शासक कौन थे? तो उस समय मुगल शासक अकबर थे। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बार बार पूछा जाता रहा है, ठीक है नहीं। उसके बाद सन 1611 में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाने की स्थापना की जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उस समय शासक कौन थे? मुगल शासक जहांगीर थे, ठीक है नहीं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहली अस्थायी कोठी कहाँ स्थापित की गई? तो मसूलीपट्टनम में। और उसके बाद 1613 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत शहर में, गुजरात में जो आपके पास आता है, एक स्थायी कारखाने की स्थापना कर दी गई। उसके बाद 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम, जो उस समय राजकुमार थे, उन्होंने अपने दूसरे राजदूत टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा, आप विभिन्न प्रकार की व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए दूसरी बार। तो आपके पास मद्रास में 1639 ईस्वी में मद्रास में जो इनका किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज, किले की स्थापना की जाती है मद्रास में आपके पास। और किसके द्वारा की जाती है वो मैंने आपको यहाँ लिखवाया है, फ्रांसिस डे द्वारा आपके पास मद्रास की स्थापना की जाती है, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आपके पास फोर्ट सेंट जॉर्ज किला स्थापित किया, ठीक है नहीं। उसके बाद 1698 ईस्वी में, क्योंकि देखो उस समय बंगाल भारत का एक काफ़ी जो इकोनॉमिक रूप से
धन संपदा वाला क्षेत्र था, धन संपदा वाला राज्य था, तो उस पर अधिकार करना, वहाँ पर व्यापार करना मुनाफे का एक सौदा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने क्या काम किया, बंगाल का उस समय जो सूबेदार था अजी मुसान, ठीक है नहीं, उससे अंग्रेजों ने सुल्तानती, गोविंदपुर और कलकत्ता, जिसे इसमें कोलकाता है आपके पास, जिसे मिलाकर सबको कलकत्ता बना दिया गया था, ठीक है नहीं। तो तीनों की जो है जमींदारी मिल जाती है, ठीक है नहीं, जमींदारी ये प्राप्त कर लेते हैं अंग्रेज 1698 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि चारनाक, ये सब मैंने आपको, ये जो आपके पास तीर के मतलब फॉर्म में लिखे हुए क्वेश्चन है, ये अपने आप में क्वेश्चन आंसर हैं ये, ठीक है नहीं। अगर ये सारे आप एक बार पढ़ लोगे तो अंग्रेजों से संबंधित, कंपनी से संबंधित, उसके आगमन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप बेहतर कर पाओगे। तो अगर आता है फोर्ट विलियम किले की स्थापना किसने की, तो चारनाक ने फोर्ट विलियम किले की स्थापना की है। अगर आपके पास आता है कि बंगाल और सूरत में फ्री ट्रेड यानी कि निःशुल्क व्यापार की अनुमति किसकी अगुवाई में मिली, तो जॉन सुरमैन आपके पास, जो आपके पास वार्ता करता दल था, ठीक है नहीं, जो वार्ता के लिए गया था, उसकी अगुवाई जॉन सुरमैन ने की थी। और उससे आपके पास बंगाल और सूरत में निःशुल्क व्यापार की आपके पास अनुमति मिल गई। और 1717 में ये हुआ था। उस समय मुगल, जो आपके पास मुगल सरदार कौन था, या मुगलों का जो सुल्तान वो था, सम्राट, वो कौन था, फर्रुखसियर। तो ये आप नोट डाउन कर लेना कि फर्रुखसियर उस समय मुगल शासक था, ठीक है नहीं, फर्रुखसियर मुगल शासक था, ये बहुत मोस्ट है, ठीक है नहीं। फर्रुखसियर ने आपके पास अंग्रेजों को एक छूट मिल गई बंगाल और सूरत में निःशुल्क व्यापार की, और इसके द्वारा ही आपके पास फर्रुखसियर ने ही बंबई में टकसाल होती थी, जहां पर अंग्रेजों के सिक्के ढलते थे, तो सिक्कों को भी मुगल शासन में मान्यता मिल गई इसी 1717 के चार्टर के द्वारा। और इसी चार्टर को, ठीक है नहीं, ब्रिटिश जो कंपनी का उस समय जो काल था, उसमें इस चार्टर को क्या कहा जाता है, आपके पास कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस आपके पास अधिकार पत्र को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो 1770 का जो फर्रुखसियर का फरमान, ठीक है नहीं, फर्रुखसियर जो आपके पास मुगल शासक था, उसके फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल और सूरत में निःशुल्क व्यापार की अनुमति कंपनी को मिल गई, और कंपनी की जो टकसाल थी, कंपनी की जो सिक्के थे, उसे मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई। अगर आता है मद्रास का संस्थापक, तो फ्रांसिस डे। अगर आता है आपके पास फोर्ट विलियम जो किला था बंगाल में, उसकी स्थापना किसने की, उसका प्रशासक कौन था, तो चार्ल्स आयर। उसकी स्थापना किसने की थी, चारनाक ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। नोट करके ये 3-4 पॉइंट है कि हुगली जो आपके पास बंगाल में एक क्षेत्र है, हुगली को समुद्री लूटपाट के रूप में कौन सी यूरोपीय शक्ति यूज करती थी, वो यूज करते थे पुर्तगाली। हुगली को एक सेंटर बना रखा था, और वो समुद्र में, बंगाली खाड़ी में जब आपके पास जाते थे उधर से, तो लूटपाट करते हुए हुगली का इस्तेमाल करते थे, वहां पर उन्होंने बेस बना रखा था, ठीक है नहीं। और इसी के तहत जो है, मैंने आपको बताया था, पुर्तगालियों को शाहजहां ने हुगली को छीना पुर्तगालियों से, ठीक है नहीं, 1632 ईस्वी में। एक पॉइंट ये है आपके पास, जेराल्ड आइंगर, ये कौन थे, मुंबई के संस्थापक। तो देखो मैचिंग वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो यही कह देगा, मुंबई का संस्थापक कौन था, जेराल्ड आइंगर। आपके पास कलकत्ता का संस्थापक कौन था, मतलब चारनाक। या इस टाइप से मतलब पौंडीचेरी का संस्थापक कौन था, इस टाइप से मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो आप मैचिंग वाले क्वेश्चन कर ही लोगे, ठीक है नहीं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर अंग्रेजों की फैक्ट्री कहाँ थी, तो भारत के पूर्वी तट पर अंग्रेजों की फैक्ट्री थी बालासोर में, ठीक है नहीं। बालासोर जो उड़ीसा में एक स्थान है, वहां पर अंग्रेजों की पूर्वी तट पर भारत के फैक्ट्री, मतलब भारत के पूर्वी तट पर एक कोठी थी अंग्रेजों की, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब हम पढ़ेंगे, देखो मैंने आपको इंग्लिश के अंग्रेजों के बारे में बताया, मोटी मोटी सारे जो बातें थी वो मैंने आपको लिखवा दी, जो आपके प्री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है नहीं। अब हम पढ़ेंगे, अब आता है डेनिश या डेनमार्क, यानी डेनमार्क की कंपनी। तो ये कंपनी ज़्यादा है तो इनने काम नहीं किया, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा जाता था। 1616 में इसकी स्थापना हुई, और तमिलनाडु में इसने अपना पहला व्यापारिक केंद्र या पहली व्यापारिक कोठी तमिलनाडु में स्थापित की। लेकिन इसने अपने अधिकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिए, और उसके बाद ये सारे इसके जो अधिकार थे, सारे जो व्यापार का काम था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया, ठीक है नहीं। उसके बाद
सबसे महत्वपूर्ण जो भारत में कंपनियां रहीं वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी रही, पुर्तगाली आपके पास आए, और एक फ्रांसीसी कंपनी रही। ये कंपनी सबसे बाद में आई, लेकिन इसका प्रभाव भारत में काफ़ी रहा, ठीक है नहीं। और अंग्रेजों से संघर्ष करने में ये कंपनी बड़ी मतलब महत्वपूर्ण इसने भूमिका निभाई या अंग्रेजों के साथ टकराव की हर समय इसकी स्थिति बनी रही, क्योंकि दोनों कंपनी का मतलब था मुनाफा कमाना व्यापार के माध्यम से, तो ओब्वियसली इनमें टकराव होना जायज़ था। तो फ्रांसीसी कंपनी की मैं बात करूं तो इस कंपनी का नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, ठीक है नहीं, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। ये 1664 ईस्वी में सबसे बाद को स्थापित हुई ये कंपनी, ठीक है नहीं। पूर्णतः सरकारी कंपनी थी और आपके पास यानी हर प्रकार से सरकार का नियंत्रण था। और फ्रांस का जो शासक लुई 14वां था उसके टाइम पे ये कंपनी स्थापित की गई। किसकी हेल्प से की गई? तो फ्रांस का उस समय जो वित्त मंत्री थे कोलवर्ट, फ्रांस के वित्त मंत्री कोलवर्ट के जो आपके पास प्रयास से इस कंपनी को स्थापित किया गया पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। और इस कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था आपके पास वो था डुप्ले, जो काफ़ी आपके पास एक योग्य गवर्नर था, ठीक है नहीं। भारत में अंग्रेजों की नाक में इसने दम करके रखा था, ठीक है। और फ्रांसीसी जो आपके पास कंपनी थी या फ्रांसीसी जो प्रभुत्व था भारत में जिन स्थानों पर, उसमें डुप्ले की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि जो पोंडिचेरी है, जो फ्रांसीसी एक केंद्र था व्यापार का, उसकी स्थापना किसने की? फ्रेंडोइज मार्टिन ने। पोंडिचेरी जो फ्रांस की इस समय पुदुचेरी कहते हैं, फ्रांसीसी कंपनियों का एक महत्वपूर्ण गढ़ था, उसकी स्थापना फ्रेंडोइज मार्टिन ने की। और फ्रांसीसियों का जो बंगाल में महत्वपूर्ण केंद्र था व्यापार का, वो बस्ती जो थी वो थी चंद्रनगर बस्ती, जो उन्होंने बंगाल में उस समय जो शासक शाइस्ता खां था उससे उन्होंने ली। ये आपको याद रखना है। और जो आपके पास फ्रांस के जो पहला कारखाना खुला इनका सूरत में खुला 1668 ईस्वी में, और उसके बाद दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में इन्होंने खोला, ठीक है नहीं, दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में इनका। अब जैसे कि व्यापार चला तो अंग्रेजों फ्रांसों के मध्य संघर्ष भी हुए और इनके मध्य संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 3 युद्ध हुए कर्नाटक के और उससे संबंधित संधि भी हुई, उसके कारण भी थे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ तो उसमें पहले कर्नाटक युद्ध में 1746 से 1748 तक चला पहला कर्नाटक युद्ध। कारण क्या था? कारण ये था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया में जो एक देश है ऑस्ट्रिया, वहां पर उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। दोनों ही यूरोप की कंपनियां थी, एक अंग्रेज थे ब्रिटेन से और एक फ्रांस से। तो मतलब ओब्वियसली वहां पर ये क्या काम कर रहे थे, अपोजिशन वाले ग्रुप जो भी ग्रुप थे उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। तो एक ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का युद्ध था, मतलब उत्तराधिकार का मामला था, तो जब वहां फ्रांस और ब्रिटेन में युद्ध शुरू हुआ तो उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ा और भारत में फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य भी युद्ध शुरू हो गया। विजयी कौन रहा? फ्रांसीसी जो डुप्ले था आपके पास फ्रांसीसी गवर्नर, वो विजयी रहा, फ्रांसीसी कंपनी विजयी रही। और संधि, किस संधि के माध्यम से युद्ध खत्म हुआ? ये आक्सला सेपल संधि के माध्यम से ये युद्ध खत्म हुआ। तो आपको प्री में आपके पास या वन लाइनर के तथ्यों में यही ध्यान रखना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ शुरू? 1746 से 48। तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। और मतलब कौन विजयी हुए? फ्रांसीसी विजयी हुए। और संधि कौन सी? आक्सला ला साफिल, ठीक है नहीं, ये संधि के माध्यम से युद्ध की समाप्ति हुई। फिर उसी क्रम में आपके पास द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ 1749 से 1754 तक। कारण क्या था? भारत में जो कर्नाटक और हैदराबाद में राजनीतिक अस्थिरता थी, वहां पर जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था उसे लेकर, यानी कि एक साइड फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे, एक साइड आपके पास अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है नहीं, दोनों के अपने अपने गुट थे। तो उन्हीं को लेकर दोनों में भारत में और यहाँ पर भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य भी युद्ध हुआ। और इसका कारण था जो कर्नाटक और हैदराबाद में जो उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी वो विजयी कौन रहे? लगभग विजय वैसे तो कंप्लीट कोई विजय नहीं रहा, लेकिन अंग्रेजों की फिर भी स्थिति अच्छी रही फ्रांसीसियों से। संधि कौन सी? पांडिचेरी की संधि के द्वारा ये युद्ध खत्म हुआ, ये आपको इतना याद रखना है। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, ये भी ऑस्ट्रिया में, जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी में का एक एरिया था प्रुसा, इसमें जो उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था आपस में, उसको आधार बनाकर ये भारत में तीसरा युद्ध लड़ा गया। और तीसरे युद्ध में जो है फ्रांसीसियों की काफ़ी क्षति हुई। और उसके बाद 1700 क्यों क्षति हुई? क्योंकि 1760 में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, बांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई।
जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुई और जो निर्णायक लड़ाई थी, अंग्रेजों का नेतृत्व किया आयरकूट ने और फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया लाली करके, उनके आपके पास एक गवर्नर जनरल थे। इसमें युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजों की विजय हुई और कुल मिलाकर फ्रांसीसी कंपनी अब व्यापार तक सीमित रह गई, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप उसका नहीं रह गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, क्या क्या उसके वर्क रहा, क्या क्या उससे संबंधित तथ्य रहे, और फ्रांसीसी कंपनी से संबंधित मैंने सारे आपको तथ्य समझाए। और अगर आपको ये जो मेरा प्रयास है, जो मैं एक क्रैश कोर्स लेकर चल रहा हूँ आपको प्री एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए, अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। ये सारी क्लास यूट्यूब पर फ्री होंगी, ठीक है नहीं। और इसमें मैंने आपको अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बताया। और नेक्स्ट हम टॉपिक वाइज अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों की भारत विजय। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे अंग्रेजों की भारत विजय, यानी अंग्रेजों ने कैसे राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित किया। इन सारे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए लक्ष्य IAS-PCS से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और कोशिश हमारी यही है कि इस क्रैश कोर्स के माध्यम से हर बच्चे को जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है फ़ायदा पहुंचाया जाए और उसकी अपनी उन्नति में, उसकी अपनी सफलता में लक्ष्य IAS एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।